नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इनकम टैक्स के 162 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आज 24 जुलाई को हम आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं अपने, और उसी की कड़ी में हम लोग ये जितने भी अपने कार्यक्रम हैं इनको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये आज का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये सौजन्य से किया जा रहा है, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज हम आपसे कुछ बातें कर पा रहे हैं आयकर के बारे में। इससे पहले कि मैं आयकर की बात शुरू करूं, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा आज़ादी के विषय में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये, और हम 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस बात को थोड़ा सा सोचें। आज़ादी का मतलब हम लोग सभी मानते हैं केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता को, कि हमारा देश आज़ाद हो गया और हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता नहीं होती है। हमें ये भी मानना चाहिए, देखना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है। जब ये सब चीज़ें हम साथ में लेकर के चलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, समाज के कुरीतियों को दूर करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति हम सजग रहेंगे और उसके आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, तभी हम सही मायने में स्वतंत्र हो पाएंगे। क्लाइमेट चेंज का हम सब लोग देख ही रहे हैं आजकल जैसा हो रहा है, जिस प्रकार की गर्मी इस समय यहाँ पड़ी है और यूरोप में और पूरे विश्व में पड़ रही है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को एकजुट होकर के कितना कार्य करना होगा ताकि हम इस विषमताओं को दूर कर सकें। और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो एक मतलब मुझे लगता है वो यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता। जब तक कि हम लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम लोग वाकई में सही मायने में स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे, और तब तक दूसरे देश और पूरा विश्व हम लोगों को उस उच्च नज़र से नहीं देखेगा जिसकी कि भारतवर्ष जो हमेशा से एक सोने की चिड़िया के रूप में या एक विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में माना जाता रहा है। उस दृष्टि से हमें पुनः विश्व देखे, उसके लिए हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। और इस आर्थिक स्वतंत्रता के तरफ हमारा जो भारत सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो हमारा आयकर विभाग है, वो इस दिशा में बड़ी लगन से, मेहनत से और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है कि किस प्रकार से हम देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएं और विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा कर सकें। आयकर या इनकम टैक्स ऐसा शब्द है जो सुनने के बाद लोगों को थोड़ा सा एक उससे कहिए भय सा लगता है, या थोड़ा सा वो सतर्क से हो जाते हैं। और जो जैसा पहले मार्क ट्वेन भी कहते थे कि लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें सर्टेन हैं, डेथ और टैक्सेस। तो हम सब लोगों के मन में कहीं वो एक भय सा बना रहता है कि टैक्स एक ऐसी चीज़ है, वो तो देनी ही है, और हमें इच्छा से देने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खराब तो लगता ही है। बट अगर आप लोग वाकई में समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या है और आपको क्यों देना चाहिए और इसका क्या आपकी देश की प्रगति में कार्य हो रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वतः अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार जो आपका सही टैक्स है वो देने के लिए तत्पर रहेंगे और देश की प्रगति में भागीदार बनेंगे। आयकर का अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें इससे पहले कि हम लोग चलें कि आज क्या हो रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि 162 वर्ष पूरे हो चुके हैं आयकर के। सबसे पहले लगाया गया था सन 1860 में, आज ही की तारीख में 24 जुलाई 1860 में पहली बार इनकम टैक्स भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया था।
उसकी पृष्ठभूमि तो थोड़ी सी ये है कि चूँकि भारतवर्ष के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई थी, तो पुनः उस आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए और देश को पुनः खड़ा करने के लिए आयकर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये केवल बहुत ही कुछ लोगों पे लगाया जाता था, बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध थे और उस वर्ग पे ही लगाया जाता था। और उस वर्ष पहली बार 30 लाख रुपए जमा किए गए थे। सर जेम्स विल्सन थे पहले जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उनको एक तरह से ये भी कहा जाता है कि इनकम टैक्स के भारत के वो निर्माता कहा जाए या उस रूप में थे जिन्होंने प्रारंभ किया। तो उस समय से चल के खैर नेचुरली उसके बाद कालांतर में बहुत चेंज होता रहा। मीडिएवल पीरियड में या उसके बाद फिर 1922 में हम लोगों का दूसरा टैक्स आया। एक्चुअली वही टैक्स आया बट उसको नया एक्ट आया कहा जाए। और उससे पहले मैं ज़रा सा आपको उससे पहले की भी पृष्ठभूमि बता दूं। 1860 में तो ये जो नया अपना वर्जन है उसके बारे में बात हो रही है, परंतु आयकर हमेशा से रहा है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में भी इनकम टैक्स की चर्चा है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में भी आयकर पर जोर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि देश में राजा को आयकर कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से जैसे कि गाय का बछड़ा जो है उससे आप दूध लेते हैं, या जो आप एक मधुमक्खी जिस प्रकार से फूलों से रस लेती है, उस प्रकार से देश के निर्माण के लिए और राष्ट्र को चलाने के लिए राजा को आयकर कलेक्ट करना चाहिए। यही बात आगे चल के कालिदास के रघुवंशम में और अन्य साहित्यों में भी आती है। और अगर हम उसके आगे की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जो हमारे निर्माता थे आयकर के, वो सही मायने में कहा जाएगा तो चाणक्य थे। चाणक्य नीति हमेशा से मशहूर रही है, उनकी किताब थी अर्थशास्त्र के ऊपर। तो वो हम लोगों का इनकम टैक्स का बेस बना सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए, भारत के लिए, और वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद जो मैं कह रहा था मीडिएवल पीरियड में कुछ चेंजेस आए और उसके बाद चेंज आते आते फिर वो ब्रिटिश इंडिया में आकर के वो 1857 और 1860 से हम लोग से जोड़ सकते हैं कि उसमें नया रूप आ गया उसका। उसके बाद फिर 1922 का एक्ट आया और फिर जो आज की तारीख में हम लोग काम कर रहे हैं वो 1961 का एक्ट है आयकर अधिनियम, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से बात चल रही है कि हम एक नया डायरेक्ट टैक्सेस कोड लाएं, जिसका बिल तो सन 2010 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, पर उस पर काम चल रहा है और निकट भविष्य में शायद उस पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस कोड पे कोशिश करी जा रही है कि इनकम टैक्स को और सरल करा जा सके, जिससे हर लोग की समझ में आ सके और उनको हर एक की पहुंच तक हो, वो उन्हें किसी थर्ड आदमी की जरूरत न पड़े, खुद ही समझ सके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आयकर जिस तरह का विषय है, थोड़ा गूढ़ विषय है, लीगल विषय भी है, और जिनसे संबंधित रखता है वो थोड़ा सा अपर लेवल के लोग हैं, तो इसलिए इसको बहुत सरल करना तो आसान नहीं है। इसका हर शब्द, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप उस पर कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहाँ जाकर के उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इसको किस प्रकार से लागू किया जाए। तो खैर वो प्रक्रिया तो चलती रहेगी और आज हम इनकम टैक्स के नए रूप में आ गए हैं, जिसमें कि अगर आप देखें तो बहुत चेंजेस आए हैं विभाग में। पहले जो मैं आपको बता रहा था कि आयकर से थोड़ा सा जो भय वाली एक फीलिंग आती थी, वो रूप अब बदलना शुरू हो गया है और सबको दिखाई भी पड़ता होगा। उस रूप के बारे में भी मैं चर्चा करूँ थोड़ी सी। तो ऐसा हुआ था कि चूंकि हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ये टैक्स लगाया गया था, तो मेरे विचार से हम सब लोग जो भारतवासी हैं इसको थोड़ा सा एक विदेशी टैक्स के रूप में देखते होंगे और उनको अपना जो आपका गाढ़ा कमाया हुआ धन है उसमें से देने में थोड़ा कष्ट सा होता होगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हम लोग की एक मेंटेलिटी शुरू हो गई कि टैक्स को कैसे बचाया जाए। उसी से कहीं ना कहीं वो हमें लगता है कि धीरे धीरे आगे चल करके हम लोगों का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी प्रकार की वो हम लोग की एक मेंटेलिटी चलती रही और हम लोग का यही रहा कि किसी तरह से हम अपना आयकर कम कर सकें। मुझे वाकया याद आता है जिस समय हम लोग ने IRS ज्वाइन किया था मैंने सन 1983 में,
और जब हम लोग एकेडमी, नागपुर एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में पहुँचे थे तो वहाँ हमारे जो मेंबर थे बोर्ड के, उन्होंने इस बारे में ही चर्चा हम लोग करी थी कि कैसे आयकर का जो लोग बचाने की कोशिश करते हैं, इस मनः स्थिति को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। और उन्होंने किस्सा भी सुनाया था कि जब अमेरिका में टैक्सेशन की बात हो रही थी, वहाँ भी टैक्स तो दुनिया में सभी जगह लगता है, अमेरिका में थोड़ा सा हाई भी रहता है टैक्स। तो वहाँ एक इंडियन पहुँचे हम लोग के, और उनके साथ वहाँ पे दूसरे अमेरिकन व्यक्ति के साथ, उनके पड़ोसी थे, तो उनका जब टैक्स भरने का समय आया तो उन्होंने उनका टैक्स देखा तो बोले यार तुम तो आप तो $700 दे रहे हैं टैक्स। पुरानी बात बता रहे हैं, $700 बहुत ज़्यादा है, तो मैं देखूँ आपके क्या नियम हैं, कैसे हैं। और देख करके उन्होंने कि इस इनकम को ना दिखाया जाए, इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसा किया जाए, और उन्होंने उनका टैक्स $60 कर दिया। तो ये बात है उस मनः स्थिति की कि $700 से $60 उन्होंने उसका टैक्स करा दिया, कुछ सही तरीके से, कुछ गलत तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की एक मानसिक धारणा रही। तो उसको हम लोगों ने अब कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए पहले तो भय को हटाना ज़रूरी है। हालांकि देखिए भय तो थोड़ा बहुत रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत वाली जो बात है। तो एक तरफ तो डिपार्टमेंट हाथ बढ़ा रहा है टैक्स पेयर की तरफ, उसके लिए हम लोग जोर दे रहे हैं वॉलंटरी कंप्लायंस पे। अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट का हमारा जो विजन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो विजन हम लोगों ने बनाया हुआ है, इट इज़ टू पार्टनर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, efficient and effective administration and improved voluntary compliance। So कैसे टैक्स को बढ़ाया जाए वॉलंटरी कंप्लायंस से, वो डंडे के जोर पे नहीं, बाहर से एनफोर्स करके नहीं, सिर्फ इस तरीके से कि आदमी की स्वतः मन में इच्छा हो कि कैसे वो अपना सही टैक्स सही समय पर दे। उसके लिए विभाग ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप पहले जाते होंगे डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में, तो डिपार्टमेंट की भी थोड़ी सी शक्ल सूरत या आबोहवा उतनी अच्छी नहीं होती थी। बड़े ख़राब से कॉरिडोर होते थे, बड़े ख़राब से कमरे होते थे, आपके बैठने के लिए स्थान भी नहीं होता था कि जहाँ पे कहीं बाहर और क्लास 4 के लोग बैठे उन्हीं के साथ आपको खड़े रहते थे। आप एक दिन भर रहने के बाद ITO से मिलने का मौका आता था। इस तरीके की अगर आप गए होंगे अगर हाल में डिपार्टमेंट में, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर ढंग से टैक्स पेयर के लिए एक लाउंज बन गया है। एक हम लोगों के आस्क, जिसको आयकर सेवा केंद्र कहते हैं, आयकर सेवा केंद्र बन गए हैं, जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए हैं। आदमी आपके जाते ही बड़े अच्छे से आपसे बात करके तुरंत आपकी जो समस्या होती है सॉल्व करने की कोशिश करता है। पहले एक रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कितना दौड़ना पड़ता था। अब आज की तारीख में जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर पे हम वहीं बैठ करके बड़ी आसानी से हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे रिफंड के लिए हम लोग कोशिश करा करते थे कि किसी कोई मिल जाए जिसके द्वारा हम रिफंड अपना करा लें, और कुछ प्रकार की वो भी चलती थी कि गलत तरीके की भी वो चला करती थी। लेकिन अब आप देखिए रिफंड भी घर बैठे आता है। कई हमारे मित्रों ने हमको बताया कि अब हमारा रिफंड 3 महीने के अंदर आ गया, हमें आपसे नहीं कहना पड़ा, किसी से नहीं कहना पड़ा, और स्वतः हमारे घर पे आ गया। इसी तरह एक बैंकर वाली स्कीम आई है। इसी तरह से अब इस कड़ी में सबसे जो आगे स्कीम आई है वो फेसलेस असेसमेंट की। फेसलेस असेसमेंट में अब आपको घर बैठे वहाँ जाना भी नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, घर बैठे ही आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। अगर स्क्रूटनी में अगर असेसमेंट आता है, इसको एक और बात बताएं कि स्क्रूटनी असेसमेंट से जो हम लोग करते हैं, ये पहले कभी 3% लिया जाता था। अगर आप 100 रिटर्न फाइल करते हैं तो 3 रिटर्न में स्क्रूटनी असेसमेंट होता था। अब वो 0.3% रह गया है। बहुत ही कम केसेस में वो भी कंप्यूटर के द्वारा निकाला जाता है कि कैसे उसमें कहीं कोई पॉइंट ऐसा आ जाए। वो भी पॉइंट फिक्स होते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी हो, या कोई बड़ा नया इन्वेस्टमेंट किया हो, या कोई और इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के आधार पे कंप्यूटर स्वतः ही रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए पिकअप करता है, और सिर्फ 0.3%। तो सिर्फ इतने ही केसेस में आएंगे, और वो भी केसेस आपके फेसलेस होंगे। अपील्स भी फेसलेस होंगी, अपील के लिए भी वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तो ऑफकोर्स अगर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वहाँ तो जो प्रक्रिया है वो चलेगी ही। बट डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी टैक्स पेयर को
परेशान न होना पड़े, किसी भी टैक्स पेयर को धक्के न खाने पड़े, दौड़ने न पड़े और घर बैठे ही स्वतः ही कंप्यूटर से अपना पूरा कार्य उनका हो जाए। जहाँ तक हम बात करते हैं अपने टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था पहले 30 लाख रुपए उस समय जमा हुआ था, सन 1860 की बात है। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डिपार्टमेंट के प्रयासों से और टैक्स पेयर की चेंजिंग मना स्थिति से भी और देश के प्रगति से भी, सभी चीज़ों को मिला करके हम लोग अब आज की तारीख में 14 लाख करोड़ इनकम टैक्स पिछले वर्ष कलेक्ट हुआ है और जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो 8 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि वो और भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा अपना देश है, अपने देश में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं हम लोग, तो कम से कम इससे 3 गुना ज़्यादा फिगर तो होनी ही चाहिए हमारे टैक्स पेयर्स की। इसलिए अभी इस दिशा में जो काम हुआ है उस दिशा में काम और होना भी बाकी है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि डिपार्टमेंट भी और कोशिश करे कि लोग वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए आगे आएँ और पब्लिक भी ये कोशिश करे कि अपना टैक्स सही दें। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करें तो जो हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो कहलाता है, टैक्स जीडीपी रेशियो हम लोगों का बहुत कम होता था, 6% रहा आई थिंक सन 50-51 में, उसके बाद बढ़ के 10 अब 11% के 12% के आसपास आ गया है पिछले वर्ष। बट ये 25% होना चाहिए टैक्स और जीडीपी का रेशियो। जीडीपी मतलब जितना भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसपे देश हमारा पूरी जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसका 1% टैक्स का होना चाहिए। वो बॉयंसी बताता है किस प्रकार से हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो वो 25% करीब होना चाहिए। तो अभी हम लोग 12% के आसपास पहुंचे हैं, जैसा मैंने कहा, तो उसको हम लोगों को उस दिशा में भी अभी बहुत कार्य करना है। कुछ स्कीमें जो पिछले कुछ वर्षों में आई थी उसमें हम सभी लोगों को मालूम है, पहले हम लोगों ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स कुछ डिपार्टमेंट लाया था कि वही स्वेच्छा से टैक्स देने के लिए कि अगर मान लीजिए पहले का कुछ टैक्स नहीं दे पाए हैं तो एक साथ अपनी इनकम डिक्लेयर करके टैक्स दे दें। फिर उसके बाद और भी अन्य स्कीमें आई और फाइनली एक डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी इस सरकार की एक मूव था, जिससे कि अगर आप देखें तो वाकई उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एकदम से बहुत कलेक्शन में भी जंप आया है और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स में भी जंप आया है। क्योंकि उसके और भी कई कारण थे उसके, लेकिन एक कारण उसको ये भी था कि सभी लोग अपना जो सही धन है वो दिखाएं और सही टैक्स पे करें। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, उसमें भी दोबारा मौका दिया गया। इस प्रकार से डिपार्टमेंट बहुत सारे स्टेप्स करता जा रहा है, जिसके द्वारा डिपार्टमेंट एक हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, कि जिसका कि हाथ टैक्स पेयर को भी दूसरी तरफ से बढ़ाना है, कि दोनों लोग मिल करके देश की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। जैसे पहले टैक्स पेयर को मैंने मन स्थिति की बात करी टैक्स पेयर की, वैसे ही डिपार्टमेंट की मन स्थिति भी चेंज हो रही है। पहले जो डिपार्टमेंट की एक स्थिति होती थी कि जो भी आया है सामने, इसने कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी करी है और इसको हम लोगों को कैसे पकड़ना है ये देखा जाता था। अब ये चेंज आ रहा है कि ये जो आ रहा है ये हमारे देश के निर्माण में भागीदार है, ये हमारे देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। ये जो टैक्स दे रहा है उसी से हमारे सारे देश के कार्य चल रहे हैं। तो उस दृष्टि से उसको देखा जाता है, उसे एक पार्टनर की दृष्टि से देखा जाता है कि हम और डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर मिल करके एक देश की प्रगति के लिए भागीदार हैं, जो मिल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चेंजेस देख करके आपको स्वतः लगेगा कि हम अपना टैक्स सही ढंग से दें, सही समय पर दें। और अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो आपको जो प्रगति दिखाई पड़ रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चेंज हो रहा है, सुरक्षा में जो आप देख रहे हैं इतना बढ़ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कम्युनिकेशंस देख रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, ये सब आपके द्वारा दिए गए पैसे से, टैक्स से ही हो रहा है और इसी से देश अपना आगे बढ़ रहा है। एक और जो डिपार्टमेंट ने नया एक पहल करी है वो है इनसाइट। डिपार्टमेंट का एक नया एक आया है जो सॉफ्टवेयर, उसको इनसाइट कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आप पहले आपके पास एक 26AS आता था, जिससे कि क्या क्या आपने टैक्स पे किया है वो सब उसमें TDS जो आपका होता था वो आ जाता था उसमें। अब इसके बाद ये जो इनसाइट आया है, इसमें आपको एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मिलता है और एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें जहां कहीं कुछ भी किया हो
वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उसके अंदर आते हैं और आप तुरंत देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपके ट्रांजैक्शंस किए थे, कोई दिमाग से भूल गया हो वो भी आ जाता है और रिटर्न में स्वतः वो सारी फिगर्स डाल दी जाती है ताकि आपको रिटर्न भरने में भी दिक्कत ना करनी पड़े कोई, और आराम से आप देख भी लें कि सब सही इनकम आ गया है और सही टैक्स भी निकल आया है उसमें से। इस पर भी मुझे एक और बात याद आती है कि जब हम बीच में यूएसए गए थे एक इनकम टैक्स की ट्रेनिंग के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग थी वो, तो वहाँ उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा टैक्स पेयर है वो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है। तो हम सब लोग हंस पड़े इस बात पर कि ये तो कुछ मजाक की बात है, कल्पना की बात लगती है। तो उन्होंने कहा वहाँ भी IRS होता है, अमेरिका में भी IRS ही कहलाता है वो। तो उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं, हम वाकई में बता सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़, जैसे हम पैन सिस्टम हो गया है, सोशल सिक्योरिटी नंबर वहाँ पे रहता है और उसके द्वारा वो हर एक आदमी का कोई भी ट्रांजेक्शन, यहाँ तो जैसे हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर करते हैं कि 1 लाख या 2 लाख के ऊपर डिफरेंट चीज़ों, वो हर ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप जाकर के किसी ग्रॉसरी स्टोर पे या शॉप पे कोई सामान खरीदते हैं या टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वो भी आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर से लिंक हो जाता है और अगर वो वाकई में चाहें तो उसको देख करके वहाँ जा करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या लिया है एंड दे कैन टेल यू व्हाट विच टूथपेस्ट यू आर यूजिंग एज दे वर सेइंग इन अ लाइटर मैनर। तो अब यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये डेटा एनालिसिस की कैपेबिलिटी आ गई है कि इस वक्त हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं भी हो रहा हो उसको लिंक करके उससे ला करके देखा जा सकता है। तो वो जो मैंने कहा कि एक तरफ चेंज हो रहा है डिपार्टमेंट का रूप कि वो आपके एक फ्रेंडली नेबरहुड पर्सन की तरह आ रहा है, दूसरी तरफ लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक वो चेक रखना भी ज़रूरी है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी कहा जाए, चेक एंड बैलेंसेस कहा जाए, कि अगर कोई वाकई में कर रहा है गलत काम तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिटरेंट भी होना चाहिए, कोई पेनल्टी या कोई और दूसरे प्रकार का पनिशमेंट, तो ताकि जो लोग वाकई में ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अगर वाकई में ऐसा कर रहे हैं तो वो भी सही रास्ते पर आ सके। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अलावा दो एक्ट और भी एडमिनिस्टर करता है, एक बेनामी एक्ट जो पिछली सरकार में इसमें लाया गया है और एक ब्लैक मनी एक्ट। ये दोनों ही एक्ट इसलिए लाए गए हैं जो कि ब्लैक मनी, जो कि हमारे आम जनता के लिए बड़ी परेशानी की चीज़ होती है और कुछ ही लोगों को फ़ायदा देती है, वो सब निकल करके हमारी इकोनॉमी में आ सके। और ब्लैक मनी एक्ट इसी प्रकार से जो हम लोगों के यहाँ का काला धन जो विदेशों में जमा हुआ है, जो स्विट्जरलैंड बैंकों की बात हम लोग सुनते रहते हैं, वो सब धीरे धीरे किस प्रकार से वापस अपने देश में लाया जा सके, और लाया जा रहा है, सब आ रहा है, जो अपने सामने हम सब लोगों को चारों तरफ दिख भी रहा है, किस प्रकार से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से टैक्स पेयर्स के नंबर में वृद्धि हुई है, किस प्रकार से हमारे देश में चारों तरफ प्रगति में वृद्धि हुई है। ये सब देख करके आपको स्वतः लगेगा कि we all must get together in building our nation। हम सब मिल करके भागीदार के रूप में इस देश की प्रगति में और एक सुदृढ़ और स्वस्थ और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।